नमस्ते लल्लन टॉप की टीम बिहार में कोविड की स्थिति को देखने के लिए निकली है ग्राउंड कवरेज पर और हम हैं ज़िला मधुबनी में। ये प्रखंड मधेपुर का है और हम मधेपुर के न्यू बस स्टैंड के पास यहाँ हैं और हम लोगों से बात करने आए हैं। मधेपुर वो जगह है, मैं आपको बता दूं, जहाँ से इस ज़िले में जो कोरोना का संक्रमण फैलना शुरू हुआ था उसकी सबसे ज़्यादा बड़ी शुरुआत जो है वो मधेपुर से हुई थी। और ये मार्च के ख़त्म होने के, मार्च के आखिरी दिनों की बात है, तकरीबन 26-27 मार्च के तकरीबन, जब यहाँ से कुछ दूरी पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI का एक प्रोजेक्ट चल रहा था। वहाँ से कोरोना के कई मामले सामने आए और इधर के कई लोग वहाँ मजदूरी करते थे। तो फिर वहाँ से वो लोग बताते हैं कि वहाँ से फैलने की शुरुआत हुई और फिर डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। प्रखंड स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पे संक्रमण फैल गया। कई इलाकों में कंटेनमेंट जोन बना। हालांकि वो जोन कितना प्रभावी रूप से कायम हो पाता है इस पर लेकर बड़ी वो है, शंका है, क्योंकि कहने को घोषित कर दिया जाता है लेकिन लोग, और वो कंटेनमेंट जोन का हिसाब ऐसा होता है कि आप उसके 3 किलोमीटर की परिधि में नहीं जा सकते हैं, लेकिन लोग घूमते फिरते मिलते हैं। कोई वैसे देखने वाला नहीं होता है, कोई अथॉरिटी नहीं होती जो ऐसे इस तरीके की कोई वो देखे कि कोरोना, लोग बताते हैं कि कोरोना संक्रमित भी ऐसे ही घूमते टहलते रहते हैं। तो अभी क्या हालत है इस पर बात करेंगे। कैसे फैलने की शुरुआत कैसे हुई, कैसे प्रसार हुआ, इस पर बात करेंगे। और एक मुद्दा ये भी है कि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से जो मुझे जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक 14 से 15 मृतकों की संख्या बताई गई है जो कोरोना मृतक हैं। लेकिन लोग बताते हैं कि ये संख्या ज़्यादा है, 10 गुनी तक ज़्यादा हो सकती है, मतलब 150 से ऊपर के करीब हो सकते हैं लोग। आपका नाम क्या है? नीरज सिंह। नीरज जी, कहाँ के रहने वाला हैं? मैं यही मधेपुर का ही। बता पाएंगे ये आप लोग क्यों बता रहे थे कि सरकारी आंकड़ा इतना है लेकिन ये है, कुछ देखा है, कुछ जानकारी मिली है? हाँ, ये अभी आप सामने देखेंगे, ये आम का बगीचा है और खुला बांध है। बांध पे जगह जगह जिनको जगह नहीं मिलता बांध पे लाशें जलती रहती है। आम के बगीचे में काफ़ी सारी लाशें जलाई गई हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि बहुत सारे आदमी गांव देहात में हैं जो पॉजिटिव तो हुए लेकिन ना वो अपना जांच करवाने PSC तक पहुँचे, ना वो कहीं डॉक्टर से संपर्क किए, घर में ही अपना वो इलाज किए, नहीं बचे, मर गए, वो आंकड़ा काउंट नहीं हुआ। लेकिन गवर्नमेंट आंकड़ा अभी भी 14 है और वो 14 इसी मधेपुर के ही है। मधेपुर ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 होगा जो अंदर कोसी के बांध के अंदर होगा, बाद बाकी सारा का सारा इंटीरियर यहीं का है। उसके बावजूद यहाँ अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं यहीं पे 3 पेशेंट हैं जहाँ पे मौत हुई है। इतने दूर के इलाके में? हाँ, 200-300 मीटर का एरिया है, इतने में ही, वो भी यहीं। उसके बाद यहाँ जो सबसे पहले, जैसा कि अभी आप भी बता रहे थे, जो सबसे पहला केस हुआ था वो वहीं NHI से आया था। कौन थे वो कोई मजदूर थे? हाँ, मजदूर ही। अच्छा। वो रसोइया था, वही पहले संक्रमण हुआ था। उसके बाद ही पूरे NHI के टीम में फैला, फिर वर्करों में, और धीरे धीरे पूरे प्रखंड में फैलता चला गया, जो रुक ही नहीं पाए। यहाँ पे हमने देखा है एक दिन में 40, 35, 25, 27, 30 इस तरह से पॉजिटिव संक्रमण का आंकड़ा बढ़ते ही गया। ये जिन संख्याओं की बात कर रहे हैं आप, वो तो जैसे हुआ कि सरकारी गिनती में है, क्या इतनी ही संख्याएं थी जो डिक्लेयर्ड हुई या इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे मामले भी हुए जो नहीं पकड़ में आए? हाँ, जैसे आपने बताया कि हम लोगों को थोड़ा पहचान के लिए, परिचय के लिए बता दें जो इस जगह का भूगोल नहीं जानते हैं। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं ये जगह तो आपको अच्छी सी समतल मिट्टी वाली दिख रही होगी, लेकिन ये कोसी का इलाका है मधेपुर ना, तो थोड़ी दूर आगे जाकर तटबंध आता है और तटबंध के उस तरफ कई गांव बसे हैं। वो 2 तटबंध, 8 पंचायतें, और वो 2 तटबंधों के बीच फंसा हुआ 60,000 का इन्होंने बताया तकरीबन इलाका जो 2 तटबंधों के बीच में पड़ता है और वहाँ ज़्यादातर समय वो इलाका जलमग्न होता है। तो उनके लिए रत्ती भर भी थोड़ी बारिश हो जाए, उनके लिए रास्ते वगैरह बंद हो जाते हैं, उनकी कनेक्टिविटी बंद हो जाती है।
नाव से आना जाना वो अगल बगल में वो करते हैं, तो उनके लिए बड़ी पीड़ा है, बहुत सिरदर्दी का काम है कि वो किस तरीके से बहुत लंबा चक्कर लगाकर, आपने बताया 60 किलोमीटर के तकरीबन उनको। हाँ, अगर जैसे अभी यहाँ से मेन सड़क की जो उनकी दूरी है वो महज 9 से 10 किलोमीटर की है, लेकिन बीच में पिछले वर्ष जो बाढ़ आया था उसमें जो सड़कें टूटी, ध्वस्त हुआ, वो आज भी वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। ग्रामीण सब अपने सहयोग से वो चेसरी बांस का, बैम्बो का पुल बनाते हैं, उसी सहयोग से वो आते जाते रहते हैं। अभी थोड़ी सी बारिश आए नहीं, नदी में जल का स्रोत बढ़ेगा, वो बह जाएगा, फिर एकमात्र सहारा उन लोगों का नाव हो जाता है। दूसरा कोई साधन ही नहीं है जो यहाँ तक वो पहुँच सकते हैं। और उसी दूरी को तय करने के लिए अगर वो बाय रोड आएँ, व्हीकल का प्रयोग करें, तो उन्हें 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आप समझ रहे हैं, वैसे कहने को कागज़ों पर 9-10 किलोमीटर की कनेक्टिविटी है, 9-10 किलोमीटर का सड़क वो करेंगे तो वो यहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पर ज़्यादा सुविधाएं हैं, प्रखंड स्तरीय अस्पताल है, सुविधाएं हैं। लेकिन वो ये कई साल के बड़े हिस्से में वो ये कर नहीं पाते, उनको घूम के 50-60 किलोमीटर का सफ़र करके आना होगा। रत्ती भर भी बारिश उनकी कनेक्टिविटी तोड़ देगी। और जैसा कि इन्होंने बताया, पिछले साल हर साल बाढ़ आती है, तकरीबन हर साल बाढ़ आती है, हर साल पानी नदी में बढ़ता है कोसी का। और हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, हम इसी इलाके के, तो हम जानते हैं कि लोगों की दिनचर्या जो होती है ना, सरकार तैयारियां नहीं करती बाढ़ को लेकर। थोड़ा थोड़ा बताया जाता है, प्रखंड स्तरीय तैयारियां हुई, इस तरीके की मीटिंग हुई, पर वो तैयारियां, जो असली तैयारियां होती हैं, वो लोगों की होती हैं। लोग अपने घर में आलू, प्याज, ऐसा सूखा राशन भर लेते हैं, क्योंकि सब्जियां वगैरह मिलेंगी नहीं, तब क्या खाएंगे। तो चने की सब्ज़ी, छोला, इस तरीके की चीज़ें रखते हैं इंसान। तो पूरी उनकी वो सालाना दिनचर्या का हिस्सा है बाढ़ की तैयारियां। लेकिन प्रशासन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर कैसी तैयारी है कि पिछले साल सड़क टूटी है बाढ़ में, और वो भी उस इलाके में जिसकी कनेक्टिविटी बहुत क्रूशियल है, वो शहर, इस सड़क उसके लिए, बाहर के उससे जुड़ने का और तमाम चीज़ों के लिए, स्वास्थ्य के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, शहर तक, अच्छे इलाकों तक पहुंचने का। लेकिन वो सड़क नहीं बन पाई पिछली बाढ़ से। अब दूसरी बाढ़ जो है वो समय आने वाला है, आज आन चला है। जल स्रोत बढ़ रहा है कोसी का, बाढ़ तो आ गया, बाढ़ आने वाला नहीं है, बाढ़ ऑलरेडी आ चुका है अगर उस व्यू से हम देखें तो। क्योंकि कोसी में जलस्तर का जो बहाव है वो तेज़ होते जा रहा है, लगातार 3-4 रोज़ बारिश हुई है। अभी कुछ जगहों पे तो ऐसा हो गया, जैसे बकुआ, भड़गमा एक गाँव पड़ता है, कोसी में ही पड़ता है, उस सब गांव से यहाँ तक पहुँचना लोहे के चने चबाने जैसे है। वो चाह के अगर कोई प्रेग्नेंट महिला हो, उसे अस्पताल इमीडिएट पहुँचाना हो, तो रास्ते में वो दम तोड़ देगी, ऐसी स्थिति है। पुलिया, छोटे छोटे पुलिया था, वो जो पिछले वर्ष बाढ़ में ध्वस्त हुआ, कोई देखने वाला नहीं। उसको तो ग्रामीण खुद बनाते हैं। हाँ, अपने सुविधा से वो मिट्टी डाल दिए, या कह सकते हैं मुखिया के, पंचायत के मदद से मिट्टी डाल दिया, जो आने जाने का थोड़ा सा साधन बन गया, बस। बाद बाकी राम भरोसे है। आपके बीच में उस इलाके का, उधर की तरफ का कोई है जो हमारे बीच में? आप हैं? आपका गाँव, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम रविंद्र सिंह हुआ, घर कोसी बसी पट्टी पड़ता है। कौन सा? बसी पट्टी में पड़ता है आपका। तो बता पाएंगे कि अगर आपके इधर आपने देखा हो कोरोना की जांच या इससे जुड़े कोई सरकारी इंतजामात जो भी आपने देखे, उसके बारे में बता पाएंगे? हम लोगों का गांव जो है बीच कोसी के दियारा में है। वहाँ लोगों को अपने राम भरोसे सर्दी बुखार हुआ, अपने धीरे धीरे ठीक हुआ, नहीं हुआ, कोई डॉक्टर, कोई टेस्ट, कोई इलाज नहीं, जबकि वहाँ एक हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल की हालत क्या है? वो किस तरीके का, APSC है या PSC है? नहीं, PSC नहीं है, PSC है। PSC है, अच्छा, एडिशनल वाला है। वहाँ है डॉक्टर लोग भी नहीं एक बराबर आते हैं। आयुष डॉक्टर हैं कि MBBS डॉक्टर हैं? अभी कुछ दिन पहले आयुष थे, अभी कौन है पता नहीं। वहाँ तो कोई जा भी नहीं पाते हैं। और क्या कहते हैं, टीकाकरण भी बहुत दिन से बंद है वहाँ। और कोरोना का जाँच तो साफी कभी नहीं वहाँ हुआ है। लोग जिनको पास साधन है आ पाते हैं, नहीं तो वहाँ से लोग आने का साधन है नहीं। तो वरना कभी भी कोरोना जांच वगैरह हुई नहीं, तो क्या आपके इधर सब स्वस्थ थे? कोई संदिग्ध मामले थे क्या कि उनमें लक्षण हो कोरोना के, जांच कराई जानी ज़रूरी हो, ऐसा था क्या? लक्षण तो वहाँ 75% लोगों के पास लक्षण है। हाँ, लेकिन परिस्थिति बस वो लोग नहीं आ पाते हैं यहाँ पर। उस रास्ता, हाँ, 2-3 नाव क्रॉस करना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है। रोड सड़क जो भी बना टूट गया, कोई साधन नहीं है।
इसलिए लोग वहाँ के गरीब तबके के लोग हैं, किसान तबके के लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, वो लोग नहीं आ पाते हैं ना। वो आ पाते हैं अपनी मजबूरियों के चलते, और आपका कहना है ना प्रशासन उनके पास पहुंचने की चेष्टा करता है। नहीं, ये हॉस्पिटल स्टाफ लोग तो नहीं। मौतें हुई हैं क्या? हाँ, कोरोना की वजह से हुई मौतों के बारे में जानकारी मिली क्या? कोरोना वहाँ तो वैसे भी मरते हैं तो लोग जानता ही नहीं कोरोना से मरे क्या मरे, लेकिन मैक्सिमम लोगों को वहाँ सर्दी बुखार प्राय 70% घर में लक्षण थे, वो भी इसी कोरोना के फैलने के दौरान। लोग समझ रहे हैं कि हमको कोरोना है, लेकिन जांच करवाने के लिए आ नहीं रहा है वो, यहाँ से उसको सुविधा नहीं है कोई, और अपने ही घर में पानी उबाल के पिया, कुछ दवा खाया, लेकिन यहाँ से मेडिकल का कोई सुविधा नहीं है। आप में से कोई मुझे बता रहा था, आप बता रहे थे, आप क्या कुछ बताना चाहते हैं? बताइए, आपका नाम क्या है? गगन कुमार कर्ण। जी, आप अच्छा क्या बताना चाहते हैं? मेरे पापा जी हाल ही में 18 तारीख को डेथ कर गए हैं इलाज के अभाव में। मधेपुर PST उनको लाया गया जहाँ ऑक्सीजन लेवल उनको 47 था, फिर भी वो जिंदा थे, अपना एम्बुलेंस पर बैठे। जहाँ तक यहाँ हॉस्पिटल में PST मधेपुर में ना एम्बुलेंस में ऑक्सीजन भी नहीं थी, खास करके ना हॉस्पिटल में थी। ठीक है, यहाँ से रेफर कर झंझारपुर भेजा गया, कोविड केयर सेंटर भेजा गया। उनका टेस्ट भी निगेटिव आया था, उनका टेस्ट। ठीक है, क्योंकि कौन सा टेस्ट हुआ था? एंटीजन एंटीजन हुआ था। एंटीजन टेस्ट हो रहा है, मतलब उनका ऑक्सीजन लेवल इतने नीचे पहुंच गया जी, उसके बाद भी उनका एंटीजन टेस्ट हो रहा है। हाँ, एंटीजन टेस्ट हुआ था। RT-PCR हुआ है? नहीं हुआ, और फिर वो एंटीजन में नेगेटिव आ गया। हाँ, नेगेटिव आया हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद झंझारपुर ले गए, कोविड केयर में ले गए, वहाँ से भगा दिया गया उनको, बोला यहाँ पॉजिटिव हो जाएंगे, बिना मतलब यहाँ मत रखिए यहाँ पे। जो इन्होंने सांसद महोदय की विधायक महोदय ने जो स्पेशल बनाया है, नीतीश मिश्रा जी, हाँ, जहाँ JMCH बन रहा है अभी। अच्छा, बस वहीं पे कोविड केयर में। जी, हाँ, जी, हाँ, वहाँ पे फरफरा के छटपटा रोडे पर ख़त्म हो गए मेरे पापा। न ऑक्सीजन दिया गया, न एम्बुलेंस दिया गया, ठेला भी वहाँ से नहीं, रिक्शा भी कुछ नहीं मिला हम लोग को वहाँ पे, तो ले जाते आगे और कहीं भी रोड पे तरफ के मर गए, मेरे गोदी में मर गए पापा मेरे। 47 तक जिंदा थे, और ऑक्सीजन उनको मिल पाता जी जाते वो। घोर अभाव है यहाँ पे, बहुत लापरवाही है। कोविड केयर सेंटर से भगा दिया गया दोस्त? हाँ, वहाँ भगा दिया गया, वहाँ पे हॉस्पिटल से निकाल दिया गया, बोले जो यहाँ से ले जाओ, भागो यहाँ से। जबकि उनको साफ आपने बताया कि उनकी स्थिति इतनी क्रिटिकल है। हाँ, 47 हाँ, पूरा क्रिटिकल कंडीशन में था, फिर भी निकाल दिया गया वहाँ से, झंझारपुर से। कुछ सुविधा नहीं थी वहाँ पे, कुछ भी नहीं। जहाँ तक वहाँ पे और भी पेशेंट था वहाँ पे, सब वही बात बताया, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। बस ये प्रॉब्लम था। जी का नाम क्या था? विपिन कुमार कर्ण। क्या उम्र थी? 52। जी। अब आपके परिवार में कौन कौन है? बस हम हैं, भैया हैं, मम्मी हैं। आप लोगों ने अपना टेस्ट करवाया? क्या? आप लोगों ने अपनी जांच करवाई? नहीं, अभी तक नहीं करवाया। क्यों नहीं गए? आप अगर पापा कोविड थे तो आप लोगों में भी हो सकता था संक्रमण। फिर लक्षण नहीं दिख रहा है हम लोग में ना, लक्षण नहीं दिख रहा है ना, कुछ भी नहीं हम लोग के पास। इस बात को कितने दिन हुए? 18 तारीख को ख़त्म हो गया। 10 दिन सड़क पर तड़प कर मर गए। पहुंच गए थे कोविड केयर सेंटर तक, लेकिन वहां पर दाखिला नहीं मिला। ऑक्सीजन नीचे गिरता जा रहा था, 47 तक था। वो एम्बुलेंस में शुरुआत में बैठकर गए थे यहाँ प्रखंड स्तरीय अस्पताल में, जहाँ से उन्हें वहाँ रेफ़र किया गया था। जिस जगह पर रेफ़र किया गया वहाँ पर ही उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बल्कि भगा दिया वो कह रहे हैं। और सड़क पर वो तड़प कर मर गए, और वहाँ से एम्बुलेंस मिलना तो क्या, शव लाने के लिए ठेला तक नहीं मिल रहा था। आप बता रहे थे कि एक NHAI वाली हमने बात की कि वहाँ से शुरुआत हुई जैसे संक्रमण की, मतलब जो शुरुआती मामले आए थे, प्रकट तौर पे तो नहीं कहा जा सकता कि वहीं से शुरू हुआ था, लेकिन मतलब शुरुआती ढेर सारे मामले वहीं पे थे, वो एक हॉट स्पॉट बनना था। तो उसके अलावा कुछ ऐसे मामले भी बता रहे थे जहाँ जो यहाँ के लोग, युवा बाहर के शहरों में काम धंधा करते हैं, मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, वो जब वहाँ पे लॉकडाउन वगैरह लगा दिल्ली, बम्बई वगैरह में, तो वो लौटे। और ऐसे भी कुछ मामले आए जिसमें वो अपने साथ, उनके आने के बाद उनके परिवार वाले संक्रमित हुए। जी बिल्कुल, ऐसे ही मामले आए हैं। सबसे पहले तो NH वाले जो वहाँ 50 के संख्या में संक्रमित पाए गए 4 दिनों के टेस्ट में, वहाँ कंटेनमेंट जोन बनवाने के लिए लोग जागरूक हों, इधर से नहीं गुजरें, इसके लिए हम लोगों ने DM से भी बात की
डीएम वहाँ से जो है सो बड़े पदाधिकारी को भेजे। 8 दिन के बाद जो है वहाँ कंटेनमेंट जोन बन पाया। उसके बाद जो है सो लोग एक्टिविटी उधर समझ पाए कि इधर जो है सो हॉट स्पॉट है, लोग में जानकारी गई, लोग सतर्क हुए। तब तक बहुत सारा जो है सो फैल चुका था। 8 दिन का ज़रूरी समय, बहुत प्रीशियस टाइम जो था उसको गंवा जोन बनाने से पहले ही गंवा दिया गया। यह भी संक्रमण फैलने का मुख्य कारण रहा। दूसरा जो हमारे यहाँ के स्थानीय मजदूर वर्ग लोग हैं जो दिल्ली से, मुंबई से या अन्य बड़े शहरों से यहाँ आए, तो वह घर आके उनको पहले जो है सो पीएससी में अपना टेस्ट करवा लेना चाहिए था, जो उन लोगों ने नहीं कराया। जब उनको बुखार लगी 3-4 दिन गांव में जो है दवा खा के गांव के दुकानदारों से जब बुखार ठीक नहीं हुआ, जब उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तब वे लोग हॉस्पिटल पहुंचे टेस्ट कराने। तब तक तो काफ़ी देर हो चुकी थी। ऐसे कुछ लोग भी कोरोना से देहांत हुआ है। कुछ युवा अपने आप को अगर सुरक्षित रह भी गए तो उनके परिवार के एक भरगामा है कोसी दियारा क्षेत्र में, वहाँ उनके 80 साल के पिता की मृत्यु सिर्फ संक्रमित बेटा के कारण ही हुआ। बेटा अभी तक सुरक्षित है, बच गए, और पिता की मौत हो गई। ऐसे अनेकों उदाहरण है यहाँ। और दूसरी बात है, यहाँ कंटेनमेंट जोन में 3 मौतें जो है सो हुई है, जो पीएससी का ऑन रिकॉर्ड है, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। और कंटेनमेंट जोन में जो मरीज रहते हैं, जो घर में होम आइसोलेशन में जो मरीज रहते हैं, उनसे जो मोबाइल से संपर्क होना चाहिए स्वास्थ्य कर्मियों का, वह नियमित नहीं हो रहा था। उनको क्या पता कि जो हमारा क्या इलाज है और क्या स्थिति है। इस वजह से जो है सो तरफ मधेपुर में भी एक मौत हुई, लक्ष्मीपुर चौक पर एक मौत हुई, जो सिर्फ ऑक्सीजन अगर उनको मिलता होम आइसोलेशन में तो उनकी मौत नहीं हुई होती। लेकिन मोबाइल संपर्क जो है सो इन लोगों से पीएससी से नहीं हुआ। बहुत ऐसे उनको कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए, गाइडेंस नहीं दिया गया कि कैसे होम आइसोलेशन में रहना है, कैसे अपने लक्षणों को मॉनिटर करना है, इसे लेकर उनको कोई जानकारी नहीं। जी पीएससी की ओर से कोई जानकारी नहीं दी जाती है। सिर्फ टेस्ट हुआ, वहाँ जो है सो 2-3 टैबलेट का जो है सो एक किट है उनका, जिसमें पैरासीटामोल, सेलिन, बिकम्प्लेक्स की गोटियाँ होती है, वो उनको थमा दिया जाता है पॉलीथीन में और कहता है आप घर में जाइए और वहाँ आराम कीजिए, दवा खाते रहिए। इसके बाद जो है सो उनसे मोबाइल पर संपर्क होना चाहिए दिन में 2 बार 3 बार, मरीज़ का क्या स्थिति है, ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है, जिस कारण मरीज़ के पास भी संपर्क नंबर नहीं होता है कि हम आपात स्थिति में किसे फ़ोन करें, तो मर जाते हैं लोग ऐसे में। वो आंकड़े आते हैं फिर? हाँ, ऐसे आंकड़े आए हैं। ये जो 14 मौत मधेपुर प्रखंड में हुई है, इसमें 3 ऐसी मौतें हैं जो होम क्वारंटाइन में हुई है। और इन संख्याओं पर जैसा आप लोग कह रहे थे कि 14 संख्या तो है, लेकिन असली संख्या ज़्यादा है। हाँ, असली संख्या ज़्यादा बिल्कुल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेस्ट कराने ही नहीं जाते हैं। टेस्ट नहीं कराएं और बाद में हम लोग को पता लगता है ग्रामीणों के द्वारा, जो उनके परिजनों के द्वारा, कि इनको भी बुखार लग रहा था 7-8 दिन से, लेकिन जांच कराने कहीं नहीं गए और अचानक इनकी मौत हो गई। ऐसे मामले तो आते हैं और वो रजिस्टर्ड नहीं होता है। रजिस्टर्ड नहीं हो पाता। अभी क्या स्थिति है? अब थम गया है क्या कोरोना? अभी कोरोना जो है सो मतलब रिपोर्ट जो जांच हो रहा है गांव में भी, एंटीजन ही सब जगह हो रहा है। ये पता, ये देखिए, मतलब बिहार जब भी आंकड़ों की बात करें तब भी जांच की संख्याएं बताई जाएं। मंगल पांडे अक्सर बताते रहते हैं ट्वीट कर करके, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, कि इतने 4 करोड़ की आबादी का और ये सब का इतनी संख्या में हमने किया फलाना ढिमकाना। उनमें से ज़्यादातर संख्याएं जो हैं, लोग हम जहाँ जा रहे हैं और पूछ रहे हैं, एंटीजन हो रहा है, RT-PCR नहीं हो रहा। बाकी भारत इतना आगे बढ़ा कि कम से कम जब लक्षण होते हैं और प्रकट लक्षण होते हैं और RT-PCR में नेगेटिव आता है, तो फिर CT स्कैन और ये सब होता है, उसके थ्रू वो किया जाता है निश्चित कि हाँ इसका कैसे इलाज होना है। अपना बिहार अभी वो शुरुआत में जो एंटीजन टेस्टिंग थी आई थी, वो उसी पे चल रहा है। अभी 14 महीने बीत चुके हैं, फिर भी बिहार सरकार की जो टेस्टिंग से जुड़ी हुई तैयारियां हैं, वो में उनके पास एंटीजन ही भरपूर उपलब्ध है। RT-PCR के लिए यहाँ सैंपल लिया जाता है पीएससी में। प्रतिदिन जो है 10-15 या 2-4 कुछ न कुछ RT-PCR सैंपल लिए जाते हैं।
पीएससी प्रभारी बोलते हैं कि जो हम इनको मधुबनी भेज देते हैं, लेकिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन बीत जाने तक भी किसी भी RT-PCR का जो है सो रिपोर्ट नहीं आ पाता है कि वो जांच होता भी है या कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है वो सैंपल। इसका कोई जो है सो लेखा जोखा नहीं रहता है। सिर्फ सैंपल लिया जाता है, कागजी खानापूर्ति की जाती है, उसका रिपोर्ट नहीं आता है अभी तक। आप लोग भी इधर कुछ कह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे? वही बता रहे थे कि RT-PCR जाँच होता तो है दिखाने के लिए, मतलब अच्छा हमें पता चला था कि होता है, कुछ एक परसेंटेज में होता है, ज़्यादातर संख्या कभी 2 कभी 10, जैसे ज़्यादा करोड़ लग गया, जिन्होंने फोर्स किया कि नहीं मेरा RT-PCR आप जांच कीजिए, तो उनका जांच तो होता है RT-PCR, लेकिन रिपोर्ट उनको नहीं मिल पाता। एक तो सामने में ही है, एक लड़का भी था, 1.5 महीना हो गया उसको जाँच करवाए हुए RT-PCR, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आया। आपका नाम क्या है चाचा जी? चंद्र झा नाम है मेरा, मधेपुर घर हुआ। और मंगल पांडे हों या नीतीश कुमार हों, 38 जिला में बिहार का सबसे ये दयारा का क्षेत्र है। ये कोसी कमला का मध्य क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम मधेपुर है। यहाँ किसी भी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। ऊपर से यहाँ प्रशासन भी मार धाड़ करता है जनता के साथ मारपीट करता है और सही रास्ता नहीं है। यहाँ पर मारपीट करता है, यहाँ प्रशासन भी मारता है पब्लिक को जो कहे घर से निकले। यहाँ दवा के लिए लोग मर रहे हैं। यहाँ हॉस्पिटल में, यहाँ मुख्य हॉस्पिटल है, आज से नहीं है, 100 वर्ष से है हॉस्पिटल मधेपुर में, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। इवन यहाँ कोविशील्ड का वैक्सीन दिया जाता है, वो भी नहीं मिलता है। लोग मरौना जाके लेते हैं। बगल में सुपौल जिला है, उदियारा क्षेत्र में मरौना पड़ता है, वहाँ जा के लोग लेते हैं। कितना दूर होगा? यहाँ मरौना यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे है, कोसी में पड़ता है। सीमावर्ती जिले हाँ बस हाँ सीमावर्ती है। हाँ पड़ गया वहाँ। हाँ हम तो दोनों वैक्सीन दोनों ले लिए। हाँ। अच्छा ठीक है, बढ़िया, सही है। आप कुछ कह रहे थे, नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद मुमताज़ अंसारी हुआ। क्या बताना चाहते हैं? ठीक है, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। हम यही बताना चाहते हैं, जो हॉस्पिटल का स्थिति आपने देखने लिया, जितना भी यहाँ एडिशनल PSC हैं सब में देख रहे हैं, किसी में भूसा रखा जाता है, किसी में गाय बांधा हुआ, किसी में होटल चल रहा है। तो मैं अपनी तरफ से सरकार से आग्रह करता हूँ जो स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए जितने भी हर गांव में मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, कॉलेज है, उसमें 4 बेड से लेकर 10 बेड तक एक हॉस्पिटल का व्यवस्था होना चाहिए जो 24 घंटा रहे। और उसमें प्रखंड में एक ऑक्सीजन केयर सेंटर होना चाहिए जहां कम से कम 50 से 100 सिलेंडर हो। मैं सरकार से यही आग्रह करना चाहता हूँ। क्या मामूली सी बिल्कुल बुनियादी डिमांड है हमारी। क्या मांग रही है जनता? मांग रही है कि उनके यहाँ कुछ एक पंचायतों को मिलाकर एक छोटा सा, वो शहर नहीं है ना, शहर थोड़े ना है कि इतने छोटे से इलाके में फैला हुआ है और घनी आबादी है और बीच में एक जगह कई सारे सेंटर्स हैं या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, प्राइवेट बहुत बड़े अच्छे अस्पताल हैं। ऐसा नहीं है, खुला इलाका, बड़ा इलाका, ठीक है, वो फैला हुआ है। तो उसको हर जगह की आबादी को देखकर आपको पॉलिसीज़ बनानी होती हैं। क्या डिमांड थी? बुनियादी डिमांड थी। नीतीश कुमार के कामकाज के बारे में, कोविड से जुड़ा हुआ इस पूरे 14 महीने के उसमें जो कोविड पीरियड रहा, कैसे आकलन करेंगे? और मंगल पांडे के कामकाज? सरकार, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, वे लोग वहाँ से जो है सो दिशा निर्देश जारी करते हैं। हम अगर लॉकडाउन की यहाँ बात करें तो लॉकडाउन का 3रा चरण चल रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की शिथिलता के कारण लॉकडाउन में खुली छूट दी जाती है। लॉक ऑन इसे हम कह सकते हैं। दिन भर वाहनों का परिचालन रहता है, किसी से कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई तुम हॉस्पिटल जा रहे हो कि कैसे आवश्यक कार्य से तुम घर से क्यों निकले। दुकानें भी खुली रहती है, लगातार सड़क पर जाम का नज़ारा रहता है। शादी ब्याह मुंडन सब हो रहा है। और क्या कहते हैं, जो दुकानें 12 घंटे चलती थी उसको 4 घंटे पर जो है सो रख दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में 8 से 12 बजे तक दुकानें खुलेंगी, आवश्यक दुकानें। बावजूद इस 4 घंटे में सभी तरह की दुकानें खुली रहती है और हज़ारों हज़ार की भीड़ जो जमा रहता है बाज़ार में, बाज़ार की सड़कों पर जाम लगा रहता है।
यहाँ जो है स्थानीय प्रशासन से जाम नहीं संभालता है, SDO DSP आके जाम संभालते हैं, बावजूद भी जो है सो जाम की स्थिति बदस्तूर बनी रहती है। और भीड़ जो ही जमा होता है तो हम कैसे अभी मान लें कि हमारे यहाँ अब जो है तो संक्रमण नहीं बढ़ेगा। संक्रमण बढ़ने का बिल्कुल खतरा बना हुआ है, चूँकि भीड़ जो है सो कम नहीं हो रहा है लोगों का। सारे अभी भी कोई सुरक्षा और वो नहीं है, एहतियात नहीं है। बताया था ना मैं आके PCR जांच को। ये आपका जांच कितने दिन पहले हुआ था दोस्त? आपका नाम क्या है? अभिषेक कुमार सिंह। कहाँ हुआ था? यहीं प्रखंड अस्पताल में? हाँ। अच्छा, तो वो क्या, अच्छा प्रखंड अस्पताल नहीं, ये प्रखंड अस्पताल ही है ना? वहाँ जो हॉस्पिटल है। हाँ। तो कितना आई रिपोर्ट? नहीं, अभी तक नहीं है। कितने बार जाके पूछे लेकिन वो बोले क्या जरूरत है, आप मतलब तुम तो कोरोना पॉजिटिव हो नहीं, तो आप रिजल्ट लेके करोगे क्या? वो अपने आप तय कर लिए कि आप नहीं हैं। वो तो हम भी पूछे उनसे कि आप खुद तय कर सकते हैं क्या, कि मतलब हम इतना दिन से मतलब कि हमको कोई लक्षण नहीं है तो मतलब मिलना नहीं चाहिए रिपोर्ट। बोले जाओ ना यार, ये कहाँ माथा खा रहा है। आपको जब गए थे कराने के लिए तब कुछ शंका हुई थी या कोई लक्षण था या बीमार है कि पिछले महीने में जो है सो गंगा भैया करके थे, वो हमारे पड़ोसी थे, उनको कोरोना घोषित किया था, जबकि हम लोग जानते हैं उनको कोरोना नहीं थे। वो डॉक्टर के लापरवाही से मरे थे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिला था, उनका एक्सीडेंट हुआ था और पूर्व से भी वो जो है सो चोटिल थे और मतलब उनके शरीर में बहुत पहले से ही बीमारी था। तो वो डर गए और उनको ऑक्सीजन का जब ज़रूरत पड़ा तो सब ने फ़ोन किया कि कम से कम जो ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था होना चाहिए, पर हॉस्पिटल व्यवस्था कुछ नहीं किया उन लोगों ने। और उसके बाद में जो है सो वो बोले कि आप घर पे जाइए, आप होम आइसोलेशन में रहिए, आपको मतलब ठीक हो जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन वो जो है तकरीबन जब वो आए तो कोरोना के डर से उनको कोई घर तक रखने के लिए तैयार नहीं था। तो चूँकि मैं उनका पड़ोसी हूँ तो कोई था नहीं उस वक्त, तो उन्होंने बोला कि आप रख सकते हैं घर में। तो सब कुछ जानते हुए भी मैंने उन्हें गोदी में उठा के और उनको उनके रूम तक रखा। फिर मैंने खुद को तुरंत होम आइसोलेशन में डाला और 23 दिनों तक मैं जो अकेला रहा सबसे। आपने इतना फॉलो किया, वेरी गुड यार, ब्रेवो ब्रेवो, मतलब किसी से नहीं मिला मैं। तालियां, मतलब आपने खुद इतनी जागरूकता दिखाई, वाह। उस बीच में मैंने कितनी बार हॉस्पिटल में जाके पता करने की कोशिश किया, कभी किसी ने नहीं बताया। और जो तुरंत देते हैं रिपोर्ट, वो मैंने कितना बार जो है चेकअप करवाया, कभी भी मुझे जो है कोरोना नहीं निकला। और जिसके परिवार में जिसको कोरोना घोषित करके कहा गया था कि कोरोना की वजह से मरा है, हाँ, और उनके परिवार में किसी को कोरोना नहीं निकला, क्योंकि उनका सबका एंटीजन टेस्ट हुआ, सबका। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जाफर रजा रौकी है। अच्छा, आप कुछ अपनी आप बीती बता रहे थे। जी, हम खुद कोरोना पॉजिटिव हुए थे और 1 महीना पहले रिकवर हुए हैं और हम खुद ही टेस्ट कराने के लिए गए थे। हमें कोई सिम्टम नहीं था, लेकिन हमें लगा कि जांच कराना चाहिए। तो कोई लक्षण था? कुछ लक्षण नहीं था। मैं गया टेस्ट कराने तो मुझे कहा पॉजिटिव आप हैं। तो वहाँ से मुझे पैरासीटामोल किट दिया गया, जिसमें पैरासीटामोल, जिंक और डॉक्सीसाइक्लिन और विटामिन C की टैबलेट थी, 4 टैबलेट थे। वो दिया गया खाने के लिए कि आप इसको खाइए। उसके बाद हमसे कोई पूछताछ नहीं किया, न डॉक्टर का कॉल आया, न कभी हमसे संपर्क में डॉक्टर आए। आप रिकवर हुए या नहीं हुए ये भी कोई पूछा? ये हाँ, इसका कॉल आया था, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से ये कॉल आया था कि आप रिकवर हुए कि नहीं। बार कॉल आता था, हम टेस्ट करा लिए, हम निगेटिव हो गए, हम रिकवर हो गए हैं। लेकिन हॉस्पिटल से PSC से कोई पूछने के लिए नहीं आया। अच्छा, और किसी व्यक्ति के बारे में आप बता रहे थे? ये हाल ही फिलहाल जो अभी गगन कुमार कर्ण ने बताया, इनके पिताजी की मृत्यु हुई है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। यहाँ से PSC में उनको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हुआ और वहाँ कोविड केयर के सामने वो रोड पर झारपुर वाले में गए। हाँ, उनका ही RT-PCR का टेस्ट जो लिया गया था। तो परसों जो है यहाँ के PSC के हेल्थ मैनेजर को कॉल किया गया कि सर मेरे पिताजी को तो RT-PCR का टेस्ट लिया गया था, उसका रिपोर्ट मुझे चाहिए। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि आपके पिताजी का RT-PCR का टेस्ट नहीं लिया गया था। वो रिकॉर्ड में ही नहीं है? नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं उनका। मतलब सैंपल लिया लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है उनका। और हमारा घर जो है ठीक थाना के सामने मेन बाज़ार में पड़ता है, मुख्य बाज़ार में पड़ता है। और मेरे घर के सामने घंटों 2 घंटे 3 घंटे जाम जरूर लगी रहती है। सामने थाना है, कोई प्रशासन कोई नहीं आता है देखने के लिए कि 3 घंटे से जाम लगा हुआ है, संक्रमण का खतरा बना होता है। यहाँ गांव है, कस्बा है, लोग यहाँ जांच कराने के लिए जाते हैं तो यहाँ पैनिक बना दिया जाता है। जैसे हम पॉजिटिव हुए हैं तो उनको गौन रखना चाहिए, तो वो बोल देते हैं कि आप पॉजिटिव हैं। और यहाँ गांव कस्बे में होता क्या है कि लोग ईर्ष्या की नज़र से देख लेते हैं, मैंने घृणा करते हैं उसके पॉजिटिव। वो आपको स्टिग्माइज्ड, अभी मैं आपको ये बताऊँ, ये एक बड़ी दिक्कत है
वो कह रहा है ना कि लोग इस बारे में बात नहीं करना चाहते। जैसे कई सारे कुछ गांव हैं जहाँ के बारे में हमें जानकारी मिली थी कि वहाँ कई केसेस हैं और मृत्यु भी हुई है। तो हम ग्रामीणों से बात करना चाहते थे, लेकिन वो बात करने को राज़ी नहीं थे, क्योंकि वो स्टिग्मा आपको सोसाइटी बायकॉट कर देती है। उन्होंने बताया कि अगल बगल के गांव वालों उनको नीची नज़र से देखते हैं, उनको दुराया जाता है। वो हाट बाज़ार में सामान लेने जाते हैं तो उनको सामान मतलब उधर क्या कोई उस पूरे गांव का, भले वो पॉजिटिव नहीं है तो भी उसको सामान नहीं दिया जाता, दुकान से भगा दिया जाता है। और अगर कोई लेबर है उस गांव का जो काम करने वो गया है तो अगल बगल के इलाके में जाएगा तो उसके गांव का नाम सुन के उसको भगा देंगे, काम नहीं देंगे। तो और कई लोगों ने बताया कि उनकी शादियां भी फ़िलहाल मतलब शादी तो अभी शादी क्या ही होनी चाहिए, और उनके नज़र से देखिए तो बता रहे थे कि इसी सब चीज़ के लिए तो वो स्टिग्मा, जब आप किसी को कलंकित कर देते हैं ना, उसके बाद के जो रिपरकशंस होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसकी वजह से भी लोग चीज़ें छुपा रहे हैं, लोग नहीं बता रहे हैं। जो हम बार बार सुनते हैं कि लोगों ने नहीं बताया, घर में बैठ गए या ऐसे नहीं जानकारी शेयर की, उसके पीछे भी एक वजह ये भी हमारे सामने आई है। जी देखिए, यहाँ स्थिति ये है कि किसी को अगर फीवर होता है, उनकी तबीयत ख़राब होती है, तो ये मेडिसिन के दुकान पे जाके उनसे ही सलाह लेके टैबलेट लेके खाते हैं और जांच कराना नहीं चाहते हैं। इसका मेन रीज़न यही है कि लोग यहाँ जो उसे घृणा करने लगते हैं कि पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव है। मेन रीज़न इसका यही है। इसके वजह से लोग काफ़ी उसका संक्रमण का खतरा उसका बढ़ जाता है और वो अपना मेंटली भी इंसान। सजेशन था बताइए आपका नाम क्या है? मेरा राजेश यादव है। एक्चुअली अभी जो वैक्सीनेशन हो रही है विलेज एरिया में, वहाँ पे बिना चेकअप किए लाइक जितनी को टीबी है या मलेरिया है या फीवर है, तो ऐसे केसेस में काफ़ी डेथ हुए हैं, 3-4 डेथ हुए हैं। अच्छा, जिनको वैक्सीन लगने के बाद? हाँ, वैक्सीन लगने के बाद भी डेथ हुए। हमारे अंकल ने भी डेथ रिसेंटली अभी किए हैं, 2 हफ्ते पहले। ये मेरा बाल का भी देखिए, शीतल प्रसाद यादव। तो ऐसे केसेस में देखने को मिल रहे हैं। हाँ, वैक्सीन लगी थी। और एक्चुअली जितने भी गांव एरिया है, डायरेक्ट लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं। उनके बॉडी में क्या सिम्टम्स है, उनके बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारियां चल रही है, एटलीस्ट उनको कम से कम एटलीस्ट चेक करना चाहिए था। उसके बाद ही वैक्सीनेशन का जो है डोज उनके बॉडी में दिया जाए। ये मेरा सजेशन है। जितने भी मतलब वैक्सीनेशन अभी हो रही है 45 से ऊपर या 18 to 45 के बीच में, एटलीस्ट कम से कम उनकी बॉडी की जो मेजर फॉल्ट है उनको चेक करके दिया जाए। और आपको क्या लगता है कि मतलब अभी भी जो मतलब संदिग्ध कोरोना के मामले हैं जी, वो अभी इस इलाके में हैं या वो कम हो गए, खत्म हो गए? नहीं मैम, कोरोना का डर अभी भी बना हुआ है। डर नहीं, मामले संक्रमण के मामले अभी भी है, संक्रमित है। गांव एरिया में प्रॉपर चेकअप नहीं है, क्योंकि लोग ऑटोमेटिक ठीक हो रहे हैं, अपने आप ठीक हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं। और जो लोग रिकवर नहीं हो रहे हैं वो खुद मतलब दम तोड़ दे रहे हैं। इस कंडीशन में अभी चल रही है। गांव एरिया सामने नहीं आ पा रही है, वो रिपोर्ट्स में दर्ज नहीं हो रही है। अच्छा, कुछ कहने की ज़रूरत है? तब बता दिया है पब्लिक ने, ठीक है। तो बस यही थी बातचीत। और मैं स्वाति और मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी अमितेश। शुक्रिया हमें देखने के लिए।